जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है हमारा अध्याय 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। जिसमें अभी तक मैंने आपको समझा दिया है एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको क्यों चाहिए एक स्पष्ट और स्वतंत्र रूप की न्यायपालिका, और ये भी बताया है मैंने आपको कि क्या प्रक्रिया है न्यायाधीशों की नियुक्ति की और उनको उनके पद से हटाने की। और हमने ये भी समझ लिया हमारे देश में न्यायिक संरचना क्या है, मतलब न्यायपालिका की क्या संरचना है, और ये भी समझ लिया हमने कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से काम करता है। तो चल रहे हैं आज समझने उसके सबसे महत्वपूर्ण कामों में से। ये सभी अदालतों का प्रमुख काम है। वैसे हमने समझ लिया कि हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, कि मतलब सारा पैटर्न एक ही है और सब एक के नीचे एक काम करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। तो चल रहे हैं हम समझने आज उन मुद्दों को, उन विषयों को जिनके कारण आज हमारे देश में हम PIL डाल पाते हैं, जिनके कारण कोई भी आम व्यक्ति किसी भी विषय पर अगर उसे लगता है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो उस व्यक्ति के बिहाफ पर भी उसके लिए न्याय मांग सकता है, जैसे कॉमनवेल्थ वाले में हुआ था, हमने पढ़ा था। तो यह समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि इस चीज ने, इस न्यायिक सक्रियता ने किस प्रकार से समाज में न्याय की आवाज को बुलंद किया और समाज को न्याय के रास्ते पर ले गया, और जो लोग असमर्थ थे न्याय प्राप्त करने में उन लोगों को भी कैसे न्याय मुहैया कराया इस न्यायिक सक्रियता ने। तो आपकी अदालत ने ये न्यायिक सक्रियता कब प्रारंभ करी और इसका देश को किस प्रकार से लाभ हुआ, देश की जनता को किस प्रकार से लाभ हुआ, उनके अधिकारों को प्राप्त करने में उन्हें किस प्रकार से इसने लाभ प्रदान किया है, ये चल रहे हैं बखूबी समझने। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है न्यायिक सक्रियता। क्या आप न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में जानते हैं? सुना है कभी न्यायिक सक्रियता या जनहित याचिका? जनहित याचिका तो शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका क्या अर्थ है। जन के हित में कोई याचिका डालना, जनता के हित में कोई याचिका डालना, उसे ही जनहित याचिका कहते हैं। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनमुखी बना दिया। बहुत सारे लोगों का, मेरा भी मानना है कि जनहित याचिका ने जनता के अधिकारों को उन्हें मुहैया कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि इसने जनता के लिए जो बैरियर था न्यायपालिका तक पहुंचने का, बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे और बहुत लोगों को तो अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं था, तो इसने उनके बिहाफ पर दूसरे लोगों को न्यायपालिका में जाकर उनके लिए न्याय की मांग करने का रास्ता खोल दिया कि अगर मैं समर्थ नहीं हूं तो मेरे लिए कोई और भी कर सकता है। और अगर लगता है कि इस एरिया में बच्चों के साथ शोषण हो रहा है और बच्चे उस चीज को करने में समर्थशाली नहीं है तो उनके बिहाफ पर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता या समाज कल्याणकारी कार्यकर्ता उनके बिहाफ पर याचिका डालकर उन्हें न्याय उपलब्ध करवा सकता है। तो इसने सच में न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति करी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और हमने जब हम अधिकार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने इसके बहुत ही प्यारे 2 उदाहरण भी देखे थे। कॉमनवेल्थ में मजदूरों को उनका हक दिलाने में और आपके जेल में बंद मचंग लालूम को उनका अधिकार मुहैया कराने में किस प्रकार से आपकी जनहित याचिकाओं ने या कहिए समाज सेविकों ने किस प्रकार से काम किया और उन्हें उनके अधिकार मुहैया कराए गए। तो आइए इसको विस्तार से समझना हम सबके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे कि क्या प्रक्रिया और इसका क्या इतिहास है तब तक हम इसे सही ढंग से इसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि इसका कितना महत्व है। देखो
जब तक हम किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करते ना, तब तक हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती। जैसे आज के समय पे लोगों को आजादी का अर्थ नहीं पता, और जिस दिन वो पिंजरे में कैद हो जाएंगे, जेल में बंद व्यक्ति से पूछो आजादी का क्या मतलब होता है, वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है। जब किसी की स्वतंत्रता जब छीनती है ना, तब उसे पता चलता है आजादी क्या होती है। और जब तक रहती है, जब तक किसी चीज के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता, तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करते। ये साफ बात है, ये बहुत ही सरल और स्पष्ट बात है। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे उस चीज के लिए, तो आपको उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती है, और ये बहुत ही सामान्य बात है। तो अगर आज के समय पे हमें तो ये अधिकार मिल चुका है, आज के समय जिन लोगों ने इस चीज के लिए संघर्ष किया है ना, अगर हम उनके अनुभवों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब हम इसका महत्व नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशल एक्शन लिटिगेशन। क्या कहते हैं? सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। आखिर जनहित याचिका है क्या? ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर जनहित याचिका है क्या। तो यही प्रश्न भी आता है, यही प्रश्न भी आएगा बच्चा कि जनहित याचिका क्या है। तो इसका बहुत स्पष्ट, और ये एक जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है? जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इसे हम आप कह सकते हैं व्यवहारिक प्रश्न भी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि आपको एक उदाहरण दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, और उसमें फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें आप इनको न्याय दिलाने के लिए किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि जनहित याचिका क्या है, जिससे कि आप इसका बहुत अच्छे से उत्तर दे सकें। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? जनहित याचिका क्या है और कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य क्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। सामान्य रूप से कानून की अंतर्गत कोई व्यक्ति अदालत तभी जा सकता है जब व्यक्तिगत रूप से उसका कुछ नुकसान हुआ हो। बिना उसके नुकसान हुए वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। लेकिन जनहित याचिका में, मैंने पहले ही बता दिया आपको, जनहित याचिका में चाहे आपका व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, आप समाज में किसी के साथ कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं या समाज में कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर भी आप जा सकते हैं अदालत में और न्याय की मांग कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से इसे समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है ना। यह है हमारे देश में सामान्य प्रक्रिया जनहित याचिका के आने से पहले। जनहित याचिका आज भी यही है, आज भी ज्यादातर जो लोग संपन्न हैं उनके लिए यही प्रक्रिया है। भाई कोई भी अदालत का चक्कर काटना पसंद नहीं करता। जिंदगी में इंसान सारे दो चीजों के चक्कर काटना कभी पसंद नहीं करता। पहली चीज अदालत, दूसरी चीज अस्पताल, है ना। ये क्यों? क्योंकि इंसान मानता है कि ये दो जगह भगवान गलती से भी ना दिखाए, क्योंकि यहाँ समय बहुत लगता है। समय के साथ इंसान की मानसिक दशा भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। ठीक, 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। 1979 में हमारी अदालत ने एक ऐसे केस को एक्सेप्ट किया जिसे शोषितों ने नहीं, उनके बिहाफ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डाला था। और तभी से जनहित याचिकाएं प्रारंभ हो जाती है हमारी न्यायपालिका में।
तभी से हमारे देश में न्याय की मांग करने के लिए एक नए रास्ते को इजाद किया जाता है, और वो रास्ता क्या होता है? जनहित याचिका। जरूरी नहीं है कि जो पीड़ित है वो ही केस डाले, उसके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है, क्योंकि जो पीड़ित है वो सक्षम नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहा है ना। अगर वो सक्षम होता तो क्यों ना करता वो? इसका मतलब है वो सक्षम नहीं है, उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। मैंने आपको बोला था जय भीम देख लेना, नहीं देखी होगी। जय भीम देखोगी तो आप ये पाओगी कि वहां पर भी यही है, वहां पर भी वो एक प्रकार से जनता कोई और उस महिला का केस लड़ता है, मतलब कोई और उसे अदालत तक पहुंचाता है, फिर अदालत में उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाता है। आप एक बार उस मूवी को देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या ताकत है न्यायपालिका की, और न्यायपालिका किसी को किसी के अधिकारों को उपलब्ध कराने में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, और क्यों हमारे देश में अदालत को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों लोग वकील बनना बहुत पसंद करते हैं, क्यों लोग काला कोट पहनकर लोगों के अधिकार मुहैया कराने की बात करते हैं। ये आपको बहुत बखूबी समझ में बात आ जाएगी। तो 1979 के बाद हमारे देश की न्यायपालिका में एक क्रांति आती है। यहां से हमारे देश में जनहित याचिका की बात प्रारंभ होती है। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, तो अंततः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमे को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। तो यहीं से ऐसे मुकदमे को क्या कहा गया? जनहित याचिका, जिसमें एक बड़ी संख्या के लोगों के हित निहित उस प्रकार के केसों को क्या कह दिया गया है? जनहित याचिका। जैसे कि उसमें क्या था? मजदूरों के अधिकार थे। भाई एक मजदूर तो था नहीं, बहुत सारे मजदूर थे, तो उसमें एक समुदाय का हित जुड़ गया है ना। अब मान लो जैसे आप पर्यावरण है, पर्यावरण पर अगर कोई केस फाइल होता है तो वो भी किसमें जाएगा? जनहित याचिका में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस से पूरे समाज का जुड़ाव है, और पूरे समाज को उससे लाभ और हानि हो रही है, इसलिए वो केस जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयं सेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। तो इस प्रकार से जनहित याचिकाओं ने न्यायपालिका को एक कह दीजिए कि एक ऐसा रास्ता प्रदान कर दिया समाज को न्याय प्रदान करने का, जो कि पहले नहीं था। इसने समाज में व्यक्त समस्याओं को समाप्त करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जहां नेता जिन चीजों को सुनते भी नहीं थे, उनको न्यायपालिका ने अपने माध्यम से सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण पर नीतियां बनाने में, पर्यावरण को सुरक्षित करने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो है आपकी अदालत ने, न्यायपालिका ने। नहीं तो ये नेता लोग तो कभी उसकी तरफ देखते ही तक नहीं है। ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने स्वार्थ के लिए ये लोग किसी भी चीज को बेच सकते हैं, किसी भी चीज का शोषण होने दे सकते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण का क्या हो रहा है, बस इनकी जेब में पैसा आना चाहिए। तो न्यायपालिका ने और स्वयं सेवी संगठनों ने, एनजीओज ने इस चीज का लाभ उठाते हुए देश को न्याय, देश के संसाधनों को सही रूप से बांटने में और देश की गरीब जनता को उनका अधिकार दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और जनता को उनका अधिकार मुहैया हुआ। इसके
माध्यम से किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के साथ साथ न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर भी विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। न्यायपालिका ने अखबारों में छपने वाली मुद्दों को भी उठाया जो उन्हें लगता था कि ये जनता से संबंधित है, और अगर लेटर बॉक्स से किसी ने समस्या भेजी और अदालत को लगती है ये जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको भी एक्सेप्ट किया और उन केसेस पर स्टडी करी और उन पर डिसीजन दिया और सरकार को कहा कि आप इस पर काम कीजिए। और इसी को क्या कहा गया है? इसी को न्यायिक सक्रियता कहा गया है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। तो अदालत ने मान लिया कि मेरे रास्ते सबके लिए खुले होने चाहिए, वो गरीब के लिए भी पहले भी खुले थे, लेकिन पहले ये रास्ता नहीं था। पहले ये रास्ता नहीं था कि आपके बिहाफ पर कोई और जाकर केस कर सकता है। लेकिन इसने 1979 के बाद जब अदालत ने जनहित मामलों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया तो इसने समाज में एक नई क्रांति को जगा दिया, समाज को एक सही रास्ता प्रदान किया। समाज में व्यक्त समस्याओं को सही रूप में सॉल्व कराने में न्यायपालिका ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हवा, पानी, सब चीजों पर पर्यावरण को बचाने में न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और न्यायपालिका का सच में न्यायपालिका का भी एक कर्तव्य है भाई कि वो संविधान की जितनी रक्षा करे उतना ही समाज के संसाधनों की भी रक्षा करे। क्योंकि अगर समाज ही नहीं रहेगा तो संविधान रख के क्या हम चाटेंगे? कुछ नहीं फायदा। समाज भी रहना चाहिए और समाज के महत्वपूर्ण संसाधन भी रहने चाहिए। अगर न्यायपालिका है और अगर समाज में लोगों को न्याय ही नहीं मिल रहा तो फिर न्यायपालिका के होने का अर्थ क्या है? उन लोगों के लिए एक न्यायपालिका है ना जो असक्षम है, असक्षम लोगों के लिए तो न्यायपालिका है, जिनके जेब में पैसा नहीं है उन्हीं के लिए तो न्यायपालिका है ना। लेकिन अगर उनको ही न्याय नहीं मिल रहा तो फिर न्यायपालिका का होने का मतलब क्या है? तो जनहित याचिकाओं ने, न्यायिक सक्रियता ने अदालत को उन लोगों के करीब पहुंचा दिया। इस प्रकार से अदालत ने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, आगे सुनो। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिका दायर करने की इजाजत दे दी। तो 1980 में और भी सरल रास्ता बना दिया उन पिछड़े हुए, उन शोषित लोगों को न्याय प्राप्त कराने में कि आपके बिहाफ पर कोई और भी केस फाइल कर सकता है। अगर आप सक्षम नहीं है तो आपके बिहाफ पर कोई और केस फाइल करके आपको न्याय दिला सकता है। तो इस प्रकार से आपकी अदालत ने जनता के लिए अपने दरबार को पूरी तरीके से खोल दिया कि आपकी समस्याओं को ही सुधारने के लिए हम बैठे हैं और अगर हम आपकी समस्याएं नहीं सुधार पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। तो उन्होंने 1980 में ऐसे कदम उठाए जिसके माध्यम से जनता के लिए न्याय का दरबार बहुत ही सरल हो गया और बहुत ही स्पष्ट हो गया। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिलने की आशा हो गई। नहीं, पहले तो ये आशा नहीं थी क्योंकि उसके पास न इतने संसाधन थे, न इतना पैसा था कि वो अदालत तक जा पाए। अदालत जाना कोई आसान काम नहीं है। अदालत में केस फाइल करना कोई आसान काम नहीं है।
अदालत में केस फाइल करने के लिए बहुत सारे टंटे होते हैं, बहुत सारे टंटे, जो कि हम लोगों को पता भी नहीं होते, हम लोगों को पता भी नहीं होते। आपको एक सामान्य केस फाइल करने में भी, सामान्य सा केस फाइल करने में भी कम से कम 10-20 हजार रुपये लग जाएंगे, 10-20 हजार रुपये। ये है, इतना प्रोसीडिंग है, और वो प्रोसीडिंग हमें पता भी नहीं होती, पेपर वर्क तो पता ही नहीं होते। बहुत लोग बोलते हैं कि न्याय पाना बहुत आसान है, न्याय पाना आसान नहीं है, न्याय पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, न्याय मिलता है, न्याय मिलता है, ये सच है। लेकिन न्याय का रास्ता आसान कभी नहीं होता, न्याय का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है, न्याय का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि भैया 2 जगहों से हमेशा बच के रहा जाए तो बहुत अच्छा है, एक है अस्पताल, दूसरा है अदालत, इसीलिए लोग कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अदालत जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने छोटे से लाभ के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इस कारण से उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ती है। अदालत का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। आगे सुनिए। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है न्यायिक सक्रियता, क्योंकि इसने हमारे जनप्रतिनिधियों के अंदर एक चेतना को जगाया कि आप अपना काम सही से करिए, नहीं तो आपको भी आपके पद से हटाने में न्यायपालिका ज्यादा समय नहीं लगाएगी। आप अगर अपना काम नहीं करेंगे तो आपको भी आपके पद से हटाने में न्यायपालिका ज्यादा समय नहीं लगाएगी। अगर जनप्रतिनिधि है आप तो किस लिए है आप? जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तो है आप, पर आप जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। जनता मेरे पास आ रही है, क्यों आ रही है भाई? इसका मतलब आप अपने कामों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे रहे हैं। आपको जिस काम के लिए बिठाया गया है उस पद पर आप उस काम को सही से नहीं कर रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है इस बात से। अगर आप अपने काम को सही ढंग से कर रहे होते तो जनता मेरे पास न्याय मांगने क्यों आती? तो इसने न्याय सक्रियता ने राजनीति को भी प्रभावित किया और राजनीति को अपने दायित्वों को निभाने के लिए मजबूर किया कि आप अपने दायित्वों को निभाएं। जो आपका दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करें। अदालत ने दबाव डाला उस पर कि आप अपने दायित्वों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे, क्यों जनता मेरे पास आ रही है। अगर आप अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करेंगे तो आपको आपके पद से हटाने में मुझे समय नहीं लगेगा। भाई इसके पास ताकत है संविधान की रक्षा करने की, और आप संवैधानिक पद पे रहते हुए आप अपनी जनता के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कैसे नहीं करेंगे? यही चीज कराने के लिए तो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका इस चीज में हमारे नेताओं की, हमारे जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उत्तरदायित्व को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आगे सुनिए। इसने न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य, कार्यपालिका को उत्तरदायी करने पर बाध्य करने। अब अदालत के माध्यम से आप सरकार से किसी भी विषय पर प्रश्न कर सकते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र के मामले में है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरा दी गई तो शिवसेना उसके लिए अदालत चली गई है कि जनता ने हमारी सरकार चुनी थी, जनता ने मेरी पार्टी को वोट दिया और मेरे विधायकों को गलत तरीके से खरीद लिया गया है, तो ये जनता के साथ धोखा है। तो इस चीज को लेकर शिवसेना अदालत जा रखी है। देखते हैं क्या होता है आगे का। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। इसने आपके प्रतिनिधियों के चयन में भी एक स्पष्टता, एक
पारदर्शिता को लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आपको पता रहे आप जिन नेताओं को चुन रहे हैं उनके अंदर क्या योग्यता है, वो उन्होंने कितने अपराध किए, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनकी कितनी शैक्षिक योग्यता, ये सब आपको पता रहे। इस चीज को और आपके नेताओं को सही रास्ते पर रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आपकी अदालत ने। नहीं तो पहले आपके यही जनप्रतिनिधि, बीच के दौर में यही जनप्रतिनिधि बहुत सारे गलत कामों को करवाते थे और जनता अदालत जा नहीं पाती थी या जनता को दबा के रखा जाता था। तो इसलिए जनता को और जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किसने? जनहित याचिकाओं ने, या कहिए न्यायिक सक्रियता। ठीक, और आपके देश के लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इसने न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है, इससे न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे न्यायपालिका से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। इसने तीनों के बीच में जो बड़े कार्यों को था उस कामों में भी एक धुंधलाहट ला दी है कि अब हमें पता ही नहीं चलता कि किस काम के लिए कहाँ जाना चाहिए। अगर कार्यपालिका उस काम को नहीं करते तो हम सीधे अदालत चले जाते हैं। तो इस चीज ने तीनों के शक्ति के बंटवारे के संविधान के ढांचे में थोड़ा धुंधलापन पैदा कर दिया है। और ये धुंधलापन होने के पीछे हमारी कार्यपालिका और विधायिका की ही कह सकते हैं हम कि उनकी काम चोरी ने ही इस चीज को पैदा किया। अगर वो अपने कामों को, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाहित कर रहे होते तो किसी को कभी अदालत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी को भी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया, तभी तो जनता को वहां जाना पड़ा, नहीं तो जनता को जाने की क्या जरूरत थी। आप खुद सोचो, अगर ये लोग अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते, अपने दायित्वों को सही ढंग से निर्देशित करते, तो किसी को अदालत जाने की जरूरत पड़ती? कभी नहीं पड़ती। आपने ही अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, इसीलिए इन मामलों में अदालत को इंटरफेयर करना पड़ा, तभी उसको इंटरफेयर करना पड़ा, नहीं तो इंटरफेयर नहीं करती। और इस चीज ने, जनहित याचिकाओं ने अदालत के काम को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये सच है, अदालत पर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन सच है भाई, उनका कर्तव्य है जनता के अधिकारों की रक्षा करना, और अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो फिर उनके होने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनके होने का। न्यायपालिका उन समस्याओं में उलझ गई जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। अब कार्यपालिका नहीं कर रही है, तभी तो न्यायपालिका को उलझना पड़ा है ना उन कामों में। अगर कार्यपालिका अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन कर रही होती तो जनता को क्यों समस्याएं झेलनी पड़ती और क्यों उन्हें वहां जाना पड़ता। अब जब तक न्यायपालिका का डंडा नहीं पड़ता पीठ पर कार्यपालिका के, तब तक कार्यपालिका कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो क्या करा जाए? हमारे देश की न्यायपालिका इसीलिए इतनी सक्रिय बन गई है, तभी तो उसे सक्रिय होना पड़ा ना। खुद ही सोचो आप, अगर ये लोग अपने कामों को सही ढंग से कर रहे होते तो क्यों न्यायपालिका को इंटरफेयर करना पड़ता। स्कूल में देख लो, अगर सारे टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते तो प्रिंसिपल को क्यों उनकी पीठ पर हाथ सहलाना पड़ता कि बेटा पढ़ाओ, तुम्हारा काम है पढ़ाना, तुम्हें उनको उनकी ड्यूटी याद क्यों दिलानी पड़ती फिर प्रिंसिपल को? फिर प्रिंसिपल की जरूरत ही क्या थी भाई? प्रिंसिपल की जरूरत इसीलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर हरामखोरी करने लगते, अपने कामों को सही ढंग से निर्वाहित नहीं करते, इसीलिए तो एक व्यक्ति को वहां नियुक्त किया जाता है जो सारी चीजों को मॉनिटर करता रहे। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराना या चुनाव सुधार कराना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं, लेकिन इंटरफेयर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका इन कामों को सही ढंग से कर नहीं रही, वो सही ढंग से कर नहीं रही और जनता इनसे त्रस्त है, तो जनता मजबूरन अदालत के पास पहुंच जाती है कि आप इन कामों को कराने में हमारी सहायता करें। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच
पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार पहुंच सकता है, लेकिन पहुंच सकता है, मैं मान रहा हूं पहुंच भी रहा है, लेकिन वो लोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं ना, तभी तो न्यायपालिका को इंटरफेयर करना पड़ा है। अगर वो लोग प्रदूषण पर, जल पर, जनता के अधिकारों पर सही से काम कर रहे होते तो जनता को त्रस्त होकर, जनता को त्रस्त देखकर सामाजिक सेविकों के अंदर, अगर जनता इतनी खुशहाल है तो समाज सेवी संगठन क्यों है हमारे देश में? समाज सेवी संगठनों का होने का अर्थ क्या है? कि हमारे देश की जनता में बदहाली है, खुशहाली नहीं है, इसीलिए समाज सेवी संगठन है। क्यों है भाई? एनजीओस क्यों है इतनी? एनजीओस के होने का अर्थ क्या है? एनजीओस के होने का अर्थ है कि समाज में समानता नहीं है, समाज में अन्याय है, समाज में अन्याय है, इसीलिए समाज सेवी संगठन है। नहीं तो समाज सेवी संगठन के होने का क्या मतलब है? कोई मतलब है? इसका मतलब है कि समाज में न्याय अभी पहुंचा नहीं है, और समाज को न्याय दिलाने में फिर न्यायपालिका को अपनी न्यायिक सक्रियता का भाग निभाना पड़ा। नहीं निभा रही थी ना 1980 तक, तो आपने कितना देश का बदहाल कर रखा था? कार्यपालिका ने, विधायिका ने कितना बदहाल कर रखा था, कितना देखती वो, उसका इंतजार का बांध टूटा, फिर उसने भी कहा अब मैं इंटरफेयर करूंगी, मुझे इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे होने पर भी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि आप हैं, आपके रहते हुए देश बर्बाद हो गया तो आपके होने का क्या फायदा था? फिर तो न्यायपालिका के होने पर ही प्रश्न हो जाता कि आपके होने का क्या फायदा था, और उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। आपके होते हुए देश बर्बाद हो गया तो फिर आपको रखने का मतलब क्या, आपको इतने अधिकार देने का मतलब क्या, इतने रिसोर्सेज देने का मतलब क्या है? फिर तो मेरे अस्तित्व पर प्रश्न आ जाता ना। इसीलिए न्यायपालिका को फिर इंटरफेयर करना पड़ा, फिर इस धुंधलेपन को लाना पड़ा कि नहीं पर अंतर कर पाओ कि आपको कौन सा काम कार्यपालिका का, कौन सा काम विधायिका का। अगर ये लोग अपने कामों को सही ढंग से निर्वाहित करने लगे तो फिर न्यायपालिका इंटरफेयर करना बंद कर देगी। और मैं भी आशा करता हूं कि हमारी सरकारें अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें, जिससे कि जनता को अदालत का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। आगे सुनिए, अब आते हैं हम एक अगले विषय पे, न्यायपालिका और अधिकार। न्यायपालिका का क्या है अधिकार, ये जान लेना भी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हम पहले देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी 2 विधेयों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। हमारे संविधान में 2 ऐसे विधेय हैं, कानून हैं, जिनके माध्यम से हमारी अदालत को ये शक्ति प्रदान करी गई है कि वो जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो वो कौन से अनुच्छेद है, कौन से विधेय हैं, उनको सुन लेते हैं। पहला है, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालयों को भी ऐसे रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226, ये है वो जिनके माध्यम से अनुच्छेद 32 आपके सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 आपके उच्च न्यायालयों को यह अधिकार देता है कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं और जनता को उनके अधिकार मुहैया करा सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आपकी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में अगर उसे लगता है कि संवैधानिक त्रुटि है तो उसे लागू होने से रोक सकती है और उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक, तो ये है आपका अनुच्छेद 13। तो ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है आपका। ठीक, ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों
के रक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनर्वालोकन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो अधिकार है ये आपके सर्वोच्च न्यायालय को या आप कहिए न्यायपालिका को ये अधिकार मुहैया कराते हैं कि जनता के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की नाइंसाफी ना होने पाए, ये मुहैया कराते हैं। ये आप इसके माध्यम से आपकी अदालत आपके अधिकारों को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पहला है मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा। आप जरूर देखिए जय भीम एक बार, ठीक, आज ही देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका ने किस प्रकार से की है। अपने अनुच्छेद 226, क्योंकि वहां उच्च न्यायालय ने इंटरफेयर किया, सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरफेयर नहीं किया। और वहां पर कौन सा रिट जारी होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। वहां पर जो रिट जारी होगा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि उस व्यक्ति को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। शक के बिना पर कि इसने चोरी की है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, ना उसे कोई वारंट दिखाया जाता है, उसे सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में रख दिया जाता है और उसे अदालत के सामने पेश भी नहीं किया जाता। तो वो देखना आपको पता चल जाएगा कि हमारी न्यायपालिका किस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। और फिर आपके संविधान के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो अगर संविधान को लगता है कि हमारी सरकार किसी कानून को संविधान के विरुद्ध बना रही है, तो उस कानून को रद्द करने की शक्ति भी आपके संविधान के आपके न्यायपालिका के पास। तो ये शक्ति, ये जो ताकत है, ये हमारे न्यायपालिका की सर्वोच्च ताकतों में से एक ताकत है। इसके माध्यम से वो, मान लो आज उसे ये कानून सही लग रहा है, लेकिन 10 साल बाद अगर उसे वो कानून सही नहीं लगता तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय व्याख्या उसके लिए अनुकूल थी, परिस्थिति अनुकूल थी, लेकिन आज के समय में वो कानून परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। पुनर्वालोकन, याद है ना कि आपकी सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी बदल सकती है, उसके पास न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। संभवतः नहीं है, यही है। आप ही अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदल पा रहे हैं। आप एक समय पे उसी निर्णय को सही ठहरा रहे हैं और एक समय के बाद उस निर्णय को बदल पा रहे हैं। तो इससे बड़ी शक्ति क्या है? इससे बड़ी कोई शक्ति की कल्पना कर सकते हैं भाई? जिस समय सही लगा आपने उसे सही कह दिया और जिस समय आपको गलत लगा आपने उसे गलत कर दिया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई? इसका मतलब है कि हमारी अदालत समय के साथ किसी भी कानून को सही और किसी भी कानून को गलत ठहरा सकती है। और सारा खेल परिस्थिति का ही होता है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार लगता है कि ये सही चीज है, लेकिन कभी कभी लगता है परिस्थिति के अनुसार कि ये गलत है। आगे सुनो, न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या है न्यायिक पुनर्वालोकन? समझ लो, न्यायिक पुनर्वालोकन अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न आ जाएगा 3 नंबर के लिए। न्यायिक पुनर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन शब्द का प्रयोग ना होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक पुनर्वालोकन जैसा शब्द हमारे संविधान में नहीं, लेकिन ये जो शब्द लिखे हुए हैं कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, इसी सेंटेंस ने, इसी वाक्य ने
हमारी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार प्रदान किया हुआ है। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से उसे न्यायिक पुनर्वालोकन का अधिकार प्रदान। अगर उसे लगता है कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है, जनता के अधिकारों के विरुद्ध है, तो वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है। वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकती। एक समय पर उसे सही लगने वाला कानून एक समय के बाद अगर उसे गलत लग रहा है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक, इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में निहित शक्ति विभाजन की योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। तो आपके सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के पास है। वो किसी भी कानून की समीक्षा कर सकती है और अगर राज्य और केंद्र के बीच में किसी शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद होता है तो उसमें संविधान की क्या व्याख्या है इस चीज को स्पष्ट करके दोनों के बीच विवाद को सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपका न्यायपालिका। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। तो सबका मानना, सही भी मानना है कि न्यायिक पुनर्वालोकन ने आपकी न्यायपालिका को यह अधिकार दे रखा है कि वो सरकार को एक बाउंड्री प्रदान करे कि वो जनता के अधिकारों के विरुद्ध होकर कोई कानून ना बनाए। नहीं तो उनकी किरकिरी करने में न्यायपालिका ज्यादा समय नहीं लगाएगी। भाई किसी भी कानून को अगर न्यायपालिका अपने माध्यम से रद्द कर रही है तो इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जो सरकार आपने चुनी है जनता, वो सही नहीं है। जनता में ये मैसेज जाता है, फिर जनता आपको मौका देगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए सरकारें बहुत सोच समझ के हर चीज की समीक्षा करके कोई भी कानून लेकर आती है बिना सोचे समझे नहीं। क्योंकि अगर न्यायपालिका ने उनके कानून को रद्द किया तो जनता में मैसेज क्या जाएगा कि ये सरकार जनता के हित की नहीं, ये सरकार जनता के हित की नहीं। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी न्यायपालिका से भिड़ने का मादा नहीं रखती। आगे सुनो, क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायपालिका के लिए यह संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सके। इससे न्यायपालिका ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंख फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति ने